Welcome to all of you in this lecture of metal cutting. This is the 10th lecture of metal cutting chapter. Today we discuss some numerical problem on based on some Taylor two-life equation, merchant circle of cutting forces. Okay, so we discuss one by one these type of problems. तो हमारे सामने जो ये प्रॉब्लम है इस लेक्चर 10 में, पहली प्रॉब्लम है टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन पर बेस्ड है। मैंने ये प्रॉब्लम आपके सामने जो है इसको नोट डाउन कर दिया है। पहले हम इस प्रॉब्लम को पढ़ लेते हैं कि प्रॉब्लम में क्या चीज़ें हमें गिवन हैं और क्या चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसका सोल्यूशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से देखिएगा। इन ए मशीनिंग एक्सपेरिमेंट tool life was found to vary with the cutting speed in following manner। कोई हमारे पास में मशीनिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है और उसमें जो टूल लाइफ है और कटिंग स्पीड है पर्टिकुलर कुछ समथिंग पोजीशन पर, वो आपको इस टेबल में गिवन है, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या है, जब हमारे पास में कटिंग स्पीड टूल की 60 मीटर पर मिनट है तब हमारे पास में जो टूल लाइफ है वो 81 मिनट्स है। सेकेंड कंडीशन में जब हमारे पास में कटिंग स्पीड 90 मीटर पर मिनट हो जाती है, उस कंडीशन में हमारी जो टूल लाइफ है वो 36 मिनट्स है। तो ये तो हमारे पास में गिवन है। हमारे पास में क्या गिवन है, कोई मशीनिंग एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उसमें डिफरेंट पोजीशन पर दो हमारे पास में कंडीशन दी गई हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास में जो कटिंग स्पीड 60 मीटर पर मिनट है उस पर टूल की जो लाइफ है वो 81 मिनट्स है, और जो सेकेंड कंडीशन है उसमें जब हमारे पास में कटिंग स्पीड 90 मीटर पर मिनट है तब हमारे पास में टूल लाइफ जो दी गई है वो 36 मिनट्स है। ये तो हो गया गिवन डेटा हमारे पास में। अब क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा जा रहा है, एक्सपोनेंट एन एंड कांस्टेंट के ऑफ द टेलर टूल लाइफ इक्वेशन। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक्सपोनेंट एन और कांस्टेंट के की वैल्यू आपको बतानी है टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन में। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन ये उठता है कि टेलर टूल लाइफ इक्वेशन क्या होती है। मैंने आपको ये ऑलरेडी पढ़ा रखा है प्रीवियस लेक्चर में कि जो टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन है वो क्या है। हम लोग फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, वी टी टू द पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। वी टी टू द पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। वी यहाँ पर क्या होगी, कटिंग वेलोसिटी होगी, टी क्या होगी, टूल की लाइफ होगी, एन एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट हो गया, और के हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मैंने आपको बताया था कि जो एन की वैल्यू होती है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, वो हमारे टूल के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में डेटा है। अब हमको इस क्वेश्चन में यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है और हमको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमको डेटा क्या क्या गिवन है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। हमारे पास में जो कटिंग स्पीड है फर्स्ट कंडीशन में, यानी V1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 60 मीटर पर मिनट है, और उसके करस्पॉन्डेंस T1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 81 मिनट्स है। इसी तरीके से V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 90 मीटर पर मिनट है, ठीक है। और T2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 36 मिनट है, ठीक है। ये हमारे पास में डेटा गिवन है। तो अगर हम इस एक्सपेंशन को ध्यान से देखें और इसी टेलर टू लाइफ इक्वेशन का यूज़ करें तो हमारे पास में क्या होगा, हम लोग यहाँ से ये लिख सकते हैं कि V1 T1 टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, V2 T2 टू द पावर n इक्वल्स टू k हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को केवल फोकस करें इसी वाले टर्म को और इसको आगे हम जो है सॉल्व करें तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होगा, V1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन है, यहाँ पर V1 की वैल्यू हमें पता है 60 मल्टीप्लाई बाई टूल लाइफ हमें कितनी है 81 होल पावर n इज इक्वल टू क्या होगा, V2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, दैट इज 90 मल्टीप्लाई बाई T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 36 टू द पावर n, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, n वाली पावर वाले टर्म्स एक तरफ कर लेते हैं और n से जो फ्री वाले टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे, हम उसको दूसरी साइड में रख लेंगे, ठीक है।
तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां से क्या आएगा 81/36 टू द पावर n, इस वाले टर्म को इधर ले आए 81/36 टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा 90/60। इसको आप सिंप्लीफाई कर दो तो 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी अगर आप देखते हैं तो 3 से आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहाँ पर, या 9 से ही अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा 9 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये टर्म सिंप्लीफाई होने के बाद बन रहा है वो क्या बन रहा है 9/4 टू द पावर n इक्वल्स टू 3/2। ठीक है, ये हमारे पास में टर्म यहां तक आ जाएगा। ठीक, इसके आगे आप क्या कर लीजिए, इसमें जो है टेकिंग जो ln है वो बोथ साइड अगर आप ले लेते हो तो उस कंडीशन में हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में आ जाएगा टेकिंग लॉग बोथ साइड ठीक है, तो यहां से आप अगर जब इसको ln लोगे, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूं, तो क्या होगा n ln 9/4 इज इक्वल टू क्या होगा ln 3/2। ठीक, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में n की वैल्यू आ जाएगी जो कि वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0.5 के इक्वल होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपको n की वैल्यू मिल जाएगी जो कि हमारी कितनी हो जाएगी 0.5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारी एक चीज़ तो आ गई वैल्यू एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू, जो कि हमारे पास में क्या था, इसको हम लोगों ने n से रिप्रेजेंट किया था। अब इसके बाद हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, हमको k की वैल्यू भी निकालनी है। तो आप किसी भी टर्म में, यहाँ पर हमें पता था v1 t1 टू द पावर n इक्वल्स टू k या v2 t2 टू पावर n इक्वल्स टू k है, तो आप कोई भी एक टर्म को आप कंसीडर कर लो, वहां से आपके k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हमारे पास में n की वैल्यू आ गई है। तो इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। हमने क्या कर लिया, v1 t1 टू द पावर n इक्वल्स टू k ले लिया। v1 की वैल्यू हमें पता है, v1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 60 थी। ठीक है, और t1 की वैल्यू कितनी है 81 है। n की वैल्यू हमने निकाल लिया है, दैट इज 0.5 इक्वल्स टू k। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करने पे आपके पास में 540 आ रही होगी। आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा तो आपके पास में k की वैल्यू जो आएगी 540 आ जाएगी। तो हमारा जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था उसमें हमसे n की वैल्यू और k की वैल्यू पूछी गई थी। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी ये। इसमें हमने टेलर टू लाइफ इक्वेशन का यूज करके यहाँ पर n की वैल्यू और k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो इस टाइप की बड़ी सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं जो टेलर टू लाइफ इक्वेशन की होती हैं। आपको बस ये देखना है इसमें क्या चीज़ें हमें गिवन है और किस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर आंसर लिखे दे रहे हैं, क्योंकि इसकी का हेल्प से हमें सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करना होगा। तो मैं यहाँ पर वैल्यू को जो है नोट डाउन कर दे रहा हूँ जो कि हमें फाइंड करनी थी। तो जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो हमारे पास में क्या हो जाएगी, n की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई 0.5 आ गई, और k की वैल्यू जो हमारे पास में आ गई वो कितनी होगी 540। इसका भी यूज सेकेंड पार्ट में भी होगा क्योंकि ये कॉमन डेटा प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमसे क्या कह रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ व्हेन कटिंग स्पीड इज हाफ। हमारे पास में टूल लाइफ में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट होगा अगर हम जो भी हमारे पास में इनिशियल कटिंग स्पीड है उसकी हाफ हम सेकेंड कंडीशन में कटिंग स्पीड करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं प्रॉब्लम को समझने के लिए। इसको मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, टेलर टूल लाइफ का क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी करना पड़ेगा क्योंकि आपसे वेलोसिटी और टूल लाइफ में ही रिलेशनशिप पर बेस्ड प्रॉब्लम सेकेंड पार्ट में भी पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए सेकेंड पार्ट में क्या है, हमसे ये कह रहे हैं कि व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टूल लाइफ व्हेन कटिंग स्पीड इज हाफ। तो अगर इनिशियल कंडीशन में हमारे पास में कटिंग स्पीड v है
और कुछ टूल लाइफ हमारे पास T1 जो है वो हमारे पास में क्या है, T है, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर हम कटिंग स्पीड को इनिशियल वाली कटिंग स्पीड का हाफ कर दें, यानी अगर इनिशियल हमारे पास में कटिंग स्पीड कितनी है, v है हमारे पास में, तो अब v2 कंडीशन में हमारे पास में कटिंग स्पीड कितनी हो जाएगी, v/2 हो जाए, तो उस कंडीशन में हमारी टूल लाइफ में कितना परसेंटेज में चेंज आएगा। तो परसेंटेज में चेंज तो हम तब निकाल पाएंगे जब पहले हमको ये पता चल पाए कि टूल लाइफ फाइनल कंडीशन में कितनी होगी। पहले तो हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें कि फाइनल कंडीशन में टूल लाइफ कितनी आ रही है, फिर हम इनिशियल के रिस्पेक्ट में उसमें परसेंटेज चेंज को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए, ये हमारे पास में डेटा हो गया, हमने एज्यूम कर लिया कि इनिशियल लेवल पर हमारे पास में कटिंग वेलोसिटी कुछ v है और टूल लाइफ कुछ t है। फाइनल कंडीशन में हमारे पास में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इनिशियल की हाफ हो जाएगी, टूल लाइफ हमको कैलकुलेट करनी है। तो आप फिर से यही टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन लगा दीजिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, डेट इज v1 t1 टू द पावर n इक्वल्स टू क्या होगा, v2 t2 टू द पावर n, और डेट इज समथिंग इक्वल्स टू k हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पहले यहीं पर इन्हीं दोनों को इक्वेट किया क्योंकि हमें t2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो v1 की वैल्यू हमारे पास में क्या हो गई, v हो गई, t1 की वैल्यू हमने क्या लिया है, t टू द पावर n इक्वल्स टू v2 की वैल्यू क्या हो गई, v/2 हो गई, और t2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है और पावर हमारे पास में n रहेगी। हमको पता है ये जो टूल हम लोग कर रहे हैं ये सेम यही प्रॉब्लम है, इसी का सेकंड पार्ट है, और इसके लिए हमने n की वैल्यू पहले ही कैलकुलेट कर रखी है, वो कितनी है, 0.5 है। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर अभी आगे पुट कर देते हैं, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, v से भी ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास में, t टू द पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू t टू द पावर n। ये हमारे पास में जो है एक्सप्रेशन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब इसको हम लोग अगर और थोड़ा सा सॉल्व करें, क्योंकि हमको किसकी वैल्यू चाहिए, हमको वैल्यू चाहिए t2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, t2 की वैल्यू हमें किसके टर्म में चाहिए, इन टर्म्स ऑफ t। तो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट कर देते हैं तो 2 टू द पावर t, n की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर ली, जो फर्स्ट पार्ट में हमारी आई थी, क्योंकि ये फर्स्ट एक ही प्रॉब्लम के दोनों पार्ट हैं। तो यहाँ पर t टू द पावर 0.5 इज इक्वल टू क्या होगा, t टू द पावर 0.5। बोथ साइड आप स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से 0.5 वाली पावर क्या हो जाएगी, वो हमारी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, 4 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल टू t2, यानी पहले से आपकी क्या हो रही है, 4 टाइम्स। पहले अगर टूल लाइफ हमारे पास में t थी तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास में टूल लाइफ कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स ऑफ t हो जाएगी। लेकिन हमसे टूल लाइफ नहीं पूछी गई सेकंड कंडीशन में, हमसे पूछा गया परसेंटेज चेंज इन टूल लाइफ। ठीक है, तो परसेंटेज चेंज आप कैसे निकालोगे, सिंपल परसेंटेज के लिए एक्सपेंशन आपको लेना है। तो हमारे पास में इनिशियल लेवल पर टूल लाइफ कितनी थी, अगर आप ये परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्या होगा, t2 माइनस t1, यानी फाइनल माइनस इनिशियल टूल लाइफ अपॉन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल से आपको परसेंटेज निकालना है, t1 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो ये आपके पास में क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास में, 4t माइनस t अपॉन t। ठीक है, t2 की वैल्यू 4t है, t1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, t थी। ठीक है, इनिशियल हमारे पास में टूल लाइफ t थी, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे यहाँ से, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा स्पेस कर देते रहा हूँ। तो जब यहाँ से आप सॉल्व करते हो इस वैल्यू को, तो हमारे पास में क्या हो रहा है, डेट इज 3t अपॉन t मल्टीप्लाई बाई 100, डेट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज। ठीक है, तो ये t से t कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे कितना आ रहा है, 300%। तो ये जो 300% है ये हमारे पास में क्या होगा, चेंज इन टूल लाइफ आ जाएगा। ठीक है, 300% इसका जो है हमारे पास में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है टूल लाइफ में। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था उसका आंसर हमारे पास में ये आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था हमारे पास में, टेलर टूल लाइफ इक्वेशन पर बेस्ड था। ठीक है, तो इस टाइप के कई प्रॉब्लम्स बनते हैं, उसमें यही केवल जो है वेरिएशन कर दिया जाता है, कुछ में आपकी इनिशियल वेलोसिटी दी होगी,
फाइनल वेलोसिटी पूछी जाएगी, दोनों टूल लाइफ आपको गिवन होगी, कुछ में एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जाएगी, कुछ में कांस्टेंट के की वैल्यू पूछी जाएगी। तो इसी में जो है कुछ चीज़ें आपको गिवन होगी और दूसरी चीज़ आपको, तीन चीज़ें आपको गिवन होगी, एक चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होगी। तो वेरिएशन इसी टाइप का होता है, सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं। आप इस प्रॉब्लम को मैंने आपको बता दिया है, तो इसी तरीके से आप टेलर टू लाइफ के क्वेश्चन पे जितने भी आपको प्रॉब्लम्स मिले आप उनको जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया आज की क्लास का, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो है सेकंड प्रॉब्लम को अब कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग जो है सेकंड प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये कटिंग फोर्सेस पर बेस्ड है, जिसमें हमने मर्चेंट सर्किट रिलेशनशिप को देखा था फॉर कटिंग फोर्सेस इन मशीनिंग। तो वो उस आर्टिकल में जो हमारे पास में फॉर्मूलेज आए थे और जो हमारे पास में रिलेशनशिप आए थे उनका एप्लीकेशन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में होगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इन एन ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन, मैंने आपको पहले ही बताया था कि मशीनिंग ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन होता है, एक ऑब्लिक्व मशीनिंग ऑपरेशन होता है। ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन में क्या होता था, हमारे पास में जो कटिंग एज है और कटिंग वेलोसिटी के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। और मैंने आपको बताया था कि जितनी भी हम थ्योरिकल एक्सपेक्ट पर कैलकुलेशन करते हैं वो ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन को एज्यूम करके करते हैं। और वहाँ पर दो तरह के कटिंग फोर्सेज होते हैं, एक हमारे पास में कटिंग फोर्स और दूसरा हमारे पास में क्या होगा, थ्रस्ट फोर्स होगा। तो इस प्रॉब्लम में हमको क्या क्या चीज़ें गिवन है उनको देख लीजिए। हमारे पास में ऑर्थोगोनल मशीनिंग ऑपरेशन में गिवन है अनकट चिप थिकनेस, यानी कि इसको हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो T1 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 0.5 दी गई है, ठीक है। कटिंग स्पीड हमको दी गई है, इसको आप V से रिप्रेजेंट कर दो खाली ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, 20 मीटर पर मिनट, ठीक है। रैक एंगल अल्फा की वैल्यू हमको 15 डिग्री दी गई है, ठीक है। विथ ऑफ कट जिसको हम लोग B से रिप्रेजेंट करते थे वो हमें कितना दिया जा रहा है, 5 mm दिया जा रहा है। चिप थिकनेस जो आफ्टर कट है यानी कि T2 की वैल्यू हमको कितनी दी गई है, 0.7 mm दी गई है। FT की वैल्यू थ्रस्ट फोर्स हमको कितना गिवन है, दैट इज 200 न्यूटन है। और कटिंग फोर्स यानी FC की वैल्यू हमको दी गई है 1200 न्यूटन, ठीक है। तो ये सारे तो डेटा हमें जो है इस प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अज्यूम मर्चेंट्स थ्योरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर एंगल। शेयर एंगल को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते थे, तो हमें शेयर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, शेयर स्ट्रेन की वैल्यू फाइंड करनी है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी है, और लास्ट पार्ट में क्या है, परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस। यानी कि फ्रिक्शन की वजह से जो सेकेंडरी शेयर जोन हमारे पास में होता था, सेकेंडरी हीट जोन, जिसमें मैंने बताया था कि जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है उसका कुछ परसेंट पार्ट क्या होता है, जब चिप रैक सरफेस के ऊपर स्लाइड करता हुआ जाता है तो उस फ्रिक्शन के फॉर्म में जो है हीट एनर्जी के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। तो हमको वो परसेंटेज निकालना है कि टोटल एनर्जी जो हमने टूल के थ्रू उस वर्कपीस में ट्रांसफ़र की है उसका कितना पार्ट हमारा जो है फ्रिक्शन की वजह से टूल की रैक सरफेस और चिप के बीच की इंटरफेस में डिसिपेट हो रहा है। हमको ये वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, शेयर एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो हमको पता है जो शेयर एंगल का रिलेशनशिप होता है वो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया, इसका डेरिवेशन भी कराया था। वो क्या था, tan phi इक्वल्स टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ये हमारे पास में रिलेशनशिप होती थी, ठीक है। शेयर एंगल के लिए tan phi इक्वल्स टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। अब आप कहोगे r की वैल्यू सर कैसे निकालें, तो मैंने आपको बताया था r क्या होता था, चिप थिकनेस रेशियो होता था। तो r की वैल्यू जो होती थी वो हमारे पास में क्या होती थी, दैट इज T1 अपॉन T2, यानी अनकट चिप थिकनेस और जो कट चिप थिकनेस है उसका रेशियो। तो T1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, दैट इज 0.5 है, और T2 की वैल्यू हमारे पास में कितनी इस प्रॉब्लम में गिवन है, दैट इज 0.7। तो हमारे पास में यहाँ पर T1 और T2 की वैल्यू गिवन है। इससे जब आप R की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास में आएगी 0.714, ठीक है। ये वैल्यू जो हमारे पास में आ रही है R की वैल्यू वो 0.714 आ रही है। ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पर पुट कर देंगे। अल्फा की वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है, अल्फा क्या था यहाँ पर, रैक एंगल था जिसकी वैल्यू कितनी, 15 डिग्री। तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या बनेगा, 0.714 कॉस 15 डिग्री
अपॉन 1 माइनस 0.714 साइन 15 डिग्री, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में जो फाई की वैल्यू है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो फाई इक्वल्स टू, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 0.847 आ रहा है, तो फाई इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स, तो ये वैल्यू जो थी दैट इज 0.847 ये आएगी। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो फाई की वैल्यू हमारे पास में आ रही है फाइनल कैलकुलेशन के बाद, वो आ रही है 40.2 डिग्री, 40.2 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में क्या हो गया, फाई की वैल्यू यहां से आ गई, फाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू 40.2 डिग्री। तो एक पार्ट तो हमारे पास में हो गया, जो इन्होंने शेयर एंगल की वैल्यू पूछी थी वो हमारे पास में आ गई 40.2 डिग्री। वो सिंपल आपको ये वाला एक्सप्रेशन यूज करना है, जहाँ आपको चिप थिकनेस रेशियो दिया हुआ है, रैक एंगल की वैल्यू दी गई है, तो आप फाई की वैल्यू डायरेक्ट इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, tan phi इक्वल्स टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा से। ठीक है, तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट की। अब इसके बाद इन्होंने कहा है शेयर स्ट्रेन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो शेयर स्ट्रेन के लिए भी मैंने आपको एक्सप्रेशन नोट करवाया है लेक्चर में। जो शेयर स्ट्रेन के लिए हमारे पास में एक्सपेंशन होता है, जिसको कि हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, शेयर स्ट्रेन, ठीक है, शेयर स्ट्रेन जिसको कि हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या था, कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन होता था शेयर स्ट्रेन का, कॉट फाई प्लस tan फाई माइनस अल्फा। तो आपको सारी वैल्यूज पता है, यहाँ पर 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉट फाई, फाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, 40.2, ठीक है, प्लस tan फाई माइनस अल्फा, फाई की वैल्यू कितनी है, 40.2 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, 15 डिग्री। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कॉट 40.2 प्लस tan 40.2 में से 15 को माइनस आप करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी लगभग 35.8, सॉरी 35 कह रहा हूँ, 25.8, 24.8। एक मिनट रुकिएगा, 40 माइनस 15 दैट इज 25 और 0.2 है यहाँ पर, तो ये 24.8। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ जाएगा। एक मिनट रुकिएगा, सॉरी ये 25.2, थोड़ा सा कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया, 25.2। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिए, कॉट 40.2 की वैल्यू हमारे पास में जो है वो गिवन है, डेट इज 1.181 आएगी, 1.181। और जब आप tan 25.2 की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू हमारे पास में जो है वो आ जाएगी 0.4716, 0.4716। इन दोनों को आप ऐड कर दो तो हमारे पास जो फाइनल शेयर स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आ रही है 1.65, 1.65। तो हमारे पास में क्या हो गया, अब शेयर स्ट्रेन की वैल्यू भी आ गई। तो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया था शेयर एंगल, वो 40.2 डिग्री आ रहा है, और जो हमारे पास में सेकंड पार्ट में शेयर स्ट्रेन की वैल्यू पूछी गई थी तो वो हम दोनों ने निकाल लिया, दैट इज 1.65। ठीक है, तो ये हमारे पास में दो पार्ट के आंसर यहाँ पर कैलकुलेट हो गए। ठीक है, अब हमसे ये पूछ रहा है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, म्यू की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को निकालने के लिए हमें कटिंग फोर्सेस की हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं, हमको पता है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स के नॉर्मल फोर्स होता था। आप अगर रिकॉल करोगे मर्चेंट सर्किल को, तो मर्चेंट सर्किल में जो हमारा थर्ड वाला ट्रायंगल बन रहा था, कौन वाला ट्रायंगल, जिसमें कि आपका एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा था और फ्रिक्शन फोर्स के नॉर्मल फोर्स आ रहा था, और जिनके बीच का एंगल, इन दोनों के बीच में जो हमारे पास में एंगल था वो बीटा बन रहा था, जिसको हम लोगों ने फ्रिक्शन एंगल से रिप्रेजेंट किया था।
तो उस वाले ट्रायंगल को आप जब कंसीडर करते थे तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या होता था, tan बीटा इक्वल्स टू एफ अपॉन एन आता था। तो उसी एक्सप्रेशन का यूज करते हुए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, क्योंकि tan बीटा जो वैल्यू थी डेट इज इक्वल टू क्या होता था, फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो अगर आपके पास में नोट्स बने हुए हैं उस लेक्चर के, तो आप जब उसमें ये एक्सप्रेशन यूज करोगे तो आपको दिखेगा वहां पर कि जो tan बीटा है जो कि जिसकी वैल्यू हमारी फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू के इक्वल है, डेट इज इक्वल टू क्या होता था, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये आता था हमारे पास में एक्सप्रेशन अगर उस ट्रायंगल को कंसीडर करते थे। तो अब उसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये दो वैल्यूज हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि अगर आगे हमें इसकी ज़रूरत होगी तो वो पता चल जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ। फाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई थी, डेट इज़ 40.2 डिग्री आई थी। ठीक है, और गामा की वैल्यू हमारे पास आई थी 1.65। ठीक है, बाकी चीज़ों को मैं हटा देता हूँ। हमें यहाँ पर फोर्सेस की वैल्यू गिवन है एफ और एफ की वैल्यू। ठीक है, थर्स फोर्स और कटिंग फोर्स की वैल्यू हमको जो है यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम उसी ट्रायंगल को कंसीडर करें तो यहाँ से एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होता था, म्यू इक्वल्स टू क्या होता था, tan बीटा। बीटा यहाँ पे क्या था, फ्रिक्शन एंगल था। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास में था एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा अपॉन एफ सी कॉस अल्फा, एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा, माइनस एफ टी साइन अल्फा। तो हमारे पास में एक्सप्रेशन क्या बचा, एफ सी साइन अल्फा प्लस एफ टी कॉस अल्फा अपॉन एफ सी कॉस अल्फा माइनस एफ टी साइन अल्फा। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ये आपको जो मैंने मर्चेंट सर के रिलेशनशिप पढ़ाया था उससे आप ये इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या था, ये जो ये आ रहा है tan बीटा, इसी को आप आगे चाहो तो लिख सकते हो। जो ये हमारे पास में tan बीटा था ये किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास में आता था फ्रिक्शन फोर्स जो होता था अपॉन नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जब आप रिलेट करते थे और नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आप एफ सी और एफ टी से रिलेट करते थे तो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन फाइनल बनेगा। ठीक है, आप उसी को अगर आप अपनी कॉपी पेन लेके उन्हीं रिलेशनशिप को ड्राइव करोगे तो आपके पास में ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट के लिए ये एक्सप्रेशन फाइनल आ जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम 1 बाय 1 वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू इक्वल्स टू क्या होगा, एफ सी की वैल्यू हमको गिवन है 1200, अल्फा की वैल्यू भी हमको गिवन है। अल्फा की वैल्यू रैक एंगल की वैल्यू हमें कितनी है, यहाँ पर दी हुई है 15 डिग्री, प्लस एफ टी की वैल्यू 200 कॉस 15 अपॉन एफ सी कॉस अल्फा 1200 कॉस 15 माइनस एफ टी हमारे पास में कितना है 200 साइन 15। तो जब आप ये वैल्यू को सॉल्व करोगे तो हमारे पास में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइनल वैल्यू आ रही है वो हमारे पास में आएगी, डेट इज इक्वल टू 0.46। अच्छा, आप इससे जो है फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमको पता है म्यू इक्वल्स टू क्या है, tan बीटा। इस प्रॉब्लम में पूछा नहीं गया है फ्रिक्शन एंगल, लेकिन अगर आपसे फ्रिक्शन एंगल पूछा जाए तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, tan इनवर्स म्यू। तो इसका tan इनवर्स म्यू आप 0.46 का tan इनवर्स आप ले लेंगे तो आपको फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू भी पता चल जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो गया, जो ये वाला पार्ट था फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू पूछी जा रही थी वो भी हमारे पास में आ गया। तो म्यू की वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, डेट इज इक्वल टू 0.46। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आगे हम लोग इस प्रॉब्लम को करते हैं सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे ये पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी विच इज डिसिपेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फॉर्म में जो एनर्जी हमारी रैक सरफेस के अलोंग डिसिपेट हो रही है उसकी वैल्यू को आप जो है फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए
हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहले तो हमको वो एनर्जी निकालनी पड़ेगी जो कि टोटल एनर्जी होगी जो ट्रांसफर हो रही होगी इस मेटल कटिंग फॉर्मेशन के लिए टूल से वर्कपीस में। सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल एनर्जी हमको वो निकालनी पड़ेगी जो कि हमारी ट्रांसफर हो रही होगी कटिंग टूल से वर्कपीस में, ठीक है। और दूसरा काम हमें क्या करना पड़ेगा कि वो एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो कि फ्रिक्शन के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, कहां पर, टूल की रैक सरफेस और चिप के बीच में। ये दो एनर्जी जब निकल पाएंगी तभी तो हम परसेंटेज निकाल पाएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर वो एनर्जी निकालें जो कि फ्रिक्शन के फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, ठीक है। तो फ्रिक्शन के फॉर्म में जो एनर्जी हमारी डिसिपेट होगी, ठीक है, तो इसको मैं QF से रिप्रेजेंट कर देता हूं, ठीक है। QF यहां पे क्या है, दैट इज फ्रिक्शन एनर्जी या फ्रिक्शन हीट कह दो या एनर्जी बोल दो, जो भी है, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन एनर्जी जो होगी जो कि टूल की रैक सरफेस पर डिसिपेट हो रही होगी, तो वो किसके किसके इक्वल होगी, एक तो फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, इस रैक सरफेस पर फ्रिक्शन एनर्जी कैसे जनरेट हो रही है, रैक सरफेस पर जब चिप स्लाइड कर रहा है, चिप के पास में अपनी वेलोसिटी थी, तो जब ये चिप स्लाइड करता हुआ रैक सरफेस के ऊपर मूव कर रहा है तो हमारे पास में ये फ्रिक्शन के थ्रू एनर्जी हमारी डिसिपेट हो रही है हीट के फॉर्म में। तो यहां पर क्या होगा, एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा बिटवीन रैक सरफेस एंड टूल चिप, और दूसरा क्या होगा, जो चिप की वेलोसिटी होगी, है ना। तो अगर आप एनर्जी की बात कर रहे हो तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द रैक सरफेस इन बिटवीन चिप एंड टूल, और दूसरा क्या होगा, दैट इज चिप वेलोसिटी, है ना। ये VC क्या है यहाँ पर, चिप वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से हमारा चिप क्या हो रहा होगा, वो मूव कर रहा होगा, और ये क्या है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। अब बात आती है कि फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हम लोग कैसे कैलकुलेट करें, तो वही मर्चेंट सर्किल ऑफ कटिंग फोर्सेस रिलेशनशिप से अगर हम लोग निकालें तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमारी इन टर्म्स ऑफ FC और FT क्या होगी। अभी हम लोगों ने पीछे बात भी की थी, अगर आप पीछे बात करते जब हम लोगों ने किया था फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू निकाली थी, तो म्यू इक्वल्स टू क्या था, F/N, और क्या रिलेशन मैंने लिखा था, FC sin अल्फा प्लस FT cos अल्फा अपॉन FC cos अल्फा माइनस FT sin अल्फा। तो जो ऊपर वाला टर्म था वो हमारा क्या था, वो फ्रिक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स क्या हुआ, FC sin अल्फा प्लस FT cos अल्फा। तो इसको नोट कर लेते हैं, जो यहां पर हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स है FF, वो क्या होगा, FC sin अल्फा प्लस FT cos अल्फा होगा, जो कि हम लोगों ने पीछे रिलेट भी किया है। और आप अगर नहीं याद कर रहे हैं तो आपको मर्चेंट सर्किल के रिलेशनशिप याद हैं, उससे आप क्या करिए, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ FC और FT आप निकाल लीजिए, तो वहां से भी हो जाएगा, इट इज अप टू यू, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, ये FC sin अल्फा प्लस FT cos अल्फा वाला जो है एक्सपेंशन हमने यहां पर यूज कर लिया, तो इससे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालिए, आपको सारी वैल्यूज गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर FC की वैल्यू हमारे पास में कितनी गिवन थी, दैट इज इक्वल टू 1200 साइन 15 प्लस FT हमारे पास कितना है 200 कॉस 15। तो यहां से जो हमारे पास में FF की वैल्यू आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जो आ रही है सॉल्व करने के बाद, उसको नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज इक्वल टू 503.8 न्यूटन, 503.8 न्यूटन। ये हमारे पास क्या आ रही है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी एक चीज और है, अगर हमको ये फ्रिक्शन एनर्जी चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिप की वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, चिप वेलोसिटी को मैंने उस वाले लेक्चर में VF से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, हो सकता है कि मैं नोटेशन थोड़े चेंज हो गए हों, ठीक है, मैंने चेंज कर दिया यहाँ पर, वैसे मुझे याद आ गया। तो उस वाले एक्सपेंशन में हमने VF से रिप्रेजेंट किया और कटिंग वेलोसिटी को VC से रिप्रेजेंट किया, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो VF को हमने यहाँ से चिप वेलोसिटी से रिप्रेजेंट किया है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, चिप की वेलोसिटी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। चिप की वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करें, देखिए आपको कटिंग वेलोसिटी यहाँ पे गिवन है, कटिंग वेलोसिटी हमें कितनी गिवन है, टूल की 20 मीटर पर मिनट, और हमने वहां पर वेलोसिटी ट्रायंगल भी बनाया था, उसके हेल्प से हमने क्या किया था, तीनों तरह की वेलोसिटीज को आपस में रिलेट किया था। तो उसी एक्सपेंशन का यूज करके, जो साइन रूल लगा के मैंने एक्सपेंशन बनाया था,
उसी एक्सप्रेशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इस कटिंग वेलोसिटी से टूल की सरफेस पर जो चिप स्लाइड कर रहा है उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक्सप्रेशन को नोट डाउन कर रहा हूँ कि यहाँ पर VC नहीं है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगर VF से रिप्रेजेंट किया है तो VF इक्वल टू क्या था, उसी वेलोसिटी एंगल वाले रिलेशनशिप से हम लोग लिख रहे हैं V sin phi अपॉन cos phi माइनस अल्फा, cos phi माइनस अल्फा। ठीक है, जहां पे ये V क्या है, V हमारे पास में कटिंग वेलोसिटी है, कटिंग वेलोसिटी है। ठीक है, V हमारे पास में क्या है, कटिंग वेलोसिटी है। तो इसको वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो V sin phi की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, phi की वैल्यू कितनी आई थी 40.2, हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले यही सॉल्व किया था। ठीक है, अपॉन cos 40.2 माइनस 15 डिग्री। तो जब इससे आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास में VF का वैल्यू जो आ रहा है इन टर्म्स ऑफ V, दैट इज इक्वल टू आ रहा है 0.713 V, 0.713 V। ठीक है, तो ये हमारे पास में रिलेशन आ गया। ठीक, अभी आप कहोगे कि सर आपने V का वैल्यू पुट क्यों नहीं किया है। एक्चुअली V का वैल्यू पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप क्या करोगे, आप परसेंटेज चेंज निकालना है आपको। अगर आपसे कहा जाता है कि टोटल फिक्शन में जो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है वही आप कैलकुलेट कीजिए, तो आपको V की वैल्यू पुट करनी पड़ती, क्योंकि वो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। बट अगर परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं तो अभी जो हमारे पास में टोटल एनर्जी आएगी वो इन टर्म्स ऑफ V ही होगी। ठीक है, तो जब आप उसको डिवाइड करोगे तो ये V वाले टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो नेसेसरी नहीं है कि विदाउट आप अपनी कैलकुलेशन को आप क्यों बढ़ा। लेकिन हाँ, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की अगर पूछी जाती कि नहीं आप भाई आप ये बताइए कि व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन एनर्जी एट द रैक सरफेस, तो आपको आप क्या करना पड़ता है, यहाँ पर वेलोसिटी से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता। तो आपके पास में अब देखिए फिक्शन एनर्जी निकालने के लिए FF की वैल्यू भी आ गई और VF की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ V आ गई। अब हम लोग टोटल एनर्जी निकालें जो कि टूल से वर्कपीस में ट्रांसफर हो रही थी, तो वो क्या होगी, मैंने आपको वो बताया था एक्सपेंशन। टोटल एनर्जी जब हम निकालते थे तो वो क्या होता था, FC मल्टीप्लाई बाई कटिंग वेलोसिटी प्लस FT मल्टीप्लाई बाई फीड वेलोसिटी। जो कि फीड वेलोसिटी बहुत ज़्यादा कम होती थी तो FT वाले टर्म को हम लोग क्या कर देते थे, नेगलेक्ट कर देते थे, और केवल हम लोग कटिंग वेलोसिटी वाले टर्म को रखते थे, तो कटिंग फोर्स वाले। तो यहाँ पे क्या होगा, डेट इज FC मल्टीप्लाई बाई कटिंग वेलोसिटी को हमने यहाँ पे V से ही रिप्रेजेंट किया है, उस एक्सपेंशन में हमने VC से किया था, कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में। ठीक, अब हमको तो क्या निकालना है, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एनर्जी डिसिपेटेड ड्यू टू फिक्शन एट टूल चिप इंटरफेस। तो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी का कितना पार्ट आपका फिक्शन में कन्वर्ट हो रहा है ये निकालना है। FC की वैल्यू हमको गिवन है, FC हमें कितना दिया जा रहा है, FC की वैल्यू हमको गिवन है डेट इज इक्वल टू 1200। ठीक है, तो यहाँ से आप अगर Q टोटल की वैल्यू फाइंड करते हैं तो Q टोटल कितना आएगा, डेट इज 1200 V। ठीक, अब हमको निकालना है परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज के यहाँ पर क्या होगा, परसेंटेज चेंज सिंपली क्या होगा, परसेंटेज डिसिपेशन, जो कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, डिसिपेशन ऑफ हीट। ठीक है, डेट इज इक्वल टू क्या होगा, डेट इज इक्वल टू QF अपॉन Q टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन होगा, QF मतलब फिक्शन में जो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है अपॉन Q टोटल मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो देखें क्या वैल्यू आ रही है। QF की वैल्यू क्या थी, FF मल्टीप्लाई बाई VF। ठीक है, FF की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 503.8 मल्टीप्लाई बाई VF की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, डेट इज 0.713 ऑफ V। ठीक है, अपॉन Q टोटल की वैल्यू क्या थी, ये हम लोगों ने निकाला 1200 V। ये हमारे पास में एक्सपेंशन आ रहा है। तो यहां से आप ध्यान से देखो, जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई बाई 100 भी होगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास में जो परसेंटेज चेंज आएगा, ये V से V तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा,
फाइनल आप जब सॉल्व करोगे तो परसेंटेज जो आएगा डिसिपेशन ऑफ हीट दैट इज इक्वल टू क्या आएगा 30% आएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस वाले एक्सप्रेशन को तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा कितना आएगा 30% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लेंगे। पूरे आपको बस क्या आना चाहिए, मर्चेंट सर्किट के रिलेशनशिप से जो हमने फोर्सेस के बीच में रिलेशन निकाला है या हमने जो वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप निकाला है, वो अगर फॉर्मूलेज आपको पता है तो आप बड़े से बड़ा इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम होगा आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं, ये भी मर्चेंट सर्किल फोर्स कटिंग फोर्स रिलेशनशिप पर बेस्ड है। प्रॉब्लम में क्या कहा जा रहा है, द फॉलोइंग डेटा फ्रॉम द ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट। ऑर्थोगोनल कटिंग टेस्ट में हमको डेटा जो है ये गिवन है, रैक एंगल की वैल्यू 10 डिग्री है, चिप थिकनेस रेशियो 0.35 दिया जा रहा है। चिप थिकनेस रेशियो हमारे पास में क्या होता है T1/T2 जो हम लोग लेते थे, तो वो हमारे पास में उसको मैंने R से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 0.35। अनकट चिप थिकनेस जिसको कि हम लोग T1 से रिप्रेजेंट करते थे वो वैल्यू हमारे पास में 0.51 है। विथ ऑफ कट हमको 3 mm दिया जा रहा है। मटीरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वर्क पीस मटीरियल की, ठीक है, वर्क पीस मटीरियल की जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो हमारे पास में है 285 न्यूटन पर mm²। फिक्शन कोफिशिएंट रैक सरफेस पे जो है वो 0.65 है। हमको डिटरमाइन करना है कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कौन सा, फ्रिक्शन फोर्स के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स, वो वाला नॉर्मल फोर्स, ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और शेयर फोर्स एफएस से जो रिप्रेजेंट किया है दैट इज शेयर फोर्स। तो हमें क्या क्या वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है, कटिंग फोर्स, थ्रस्ट फोर्स, नॉर्मल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स और शेयर फोर्स। तो ये मैंने आपको रिकॉल करने के लिए एक छोटा सा डायग्राम बना दिया है मर्चेंट सर्किल का, जिसमें आप देखिए ये फोर्स हमारे पास में कौन सा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है। ये हमारे पास में फ्रिक्शन फोर्स के नॉर्मल फोर्स, इसी की वैल्यू को हमें क्या करना है यहाँ पर फाइंड करना है, ये जो फोर्स है। और देखिए ये एंगल कितना सॉलिड एंगल में रहता था, फ्रिक्शन एंगल बीटा रहता था। ये हमारे पास में एफ सी है और ये हमारे पास में एफ टी है। शेयर फोर्स ये ऊपर लग रहा है और ये शेयर फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है, यानी ये वाला जो एंगल था ये हमारे पास में कितना था 90 डिग्री था। ठीक है, तो मैंने रिकॉल करने के लिए ये आपको बता दिया है, ऑलरेडी मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो आप वन बाय वन हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखें, यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपको अगर फाइंड करनी है, ठीक है, कोई भी वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी है किसी भी रिलेशनशिप में आप देखोगे तो वहाँ पर शेयर एंगल का इंपॉर्टेंस होता है। क्या इस प्रॉब्लम में शेयर एंगल की वैल्यू दी गई है? देखिए यहाँ पर हमको कहीं पर भी शेयर एंगल की वैल्यू नहीं दी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, शेयर एंगल की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। हमको रिलेशनशिप पता है उसका, इससे पहले वाली प्रॉब्लम में भी हम लोगों ने सॉल्व किया था। हमारे पास में रिलेशनशिप क्या है शेयर एंगल का, tan phi इक्वल्स टू r cos अल्फा अपॉन 1 माइनस r sin अल्फा। ये हमारे पास में ऑलरेडी रिलेशनशिप गिवन है। ठीक है, तो यहां से हमें वैल्यू पता है, r की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, r की वैल्यू हमारे पास में है 0.35। अल्फा की वैल्यू भी हमको गिवन है, अल्फा की वैल्यू हमारे पास में कितनी दी गई है, दैट इज 10 डिग्री। तो कॉस 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 0.35 साइन 10 डिग्री। ठीक है, तो यहां से जब आप फाई की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो फाई की वैल्यू हमारे पास में आ रही है 20.15 डिग्री। फाई की वैल्यू कितनी आएगी 20.15 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, फाई की आ जाएगी। ठीक है, अब फाई की वैल्यू निकालने के बाद हमको देखिए क्या दिया जा रहा है, एक और हमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम में आएगा। देखिए हमें फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि आगे फ्रिक्शन एंगल का भी हमें यूज करना पड़ेगा एक्सपेंशन में। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग tan बीटा इक्वल्स टू, हमारे पास में क्या होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास में tan इनवर्स म्यू आएगा। म्यू की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी दी जा रही है 0.65। तो उससे अगर आप बीटा की वैल्यू को फाइंड करोगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 33.02 डिग्री, 33.02 डिग्री। तो हमारे पास में क्या हो गया, फाई की वैल्यू आ गई, यानी शेयर एंगल की वैल्यू आ गई, और हमारे पास में फ्रिक्शन एंगल की वैल्यू आ गई। ठीक है,
अब हम लोग क्या करें, यहां पे एक क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स। इस शेयर फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। शेयर फोर्स का क्या रोल होता था, आपको बताया था मैंने कि टूल वर्कपीस इंटरफेस पर हमारे पास में क्या होता था, शेयर प्लेन होता था। उस शेयर प्लेन के अलॉन्ग ही हमारे पास में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल होता था। ठीक है, तो जो शेयर फोर्स उस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल को के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, उसकी वैल्यू को हमको यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपको मटेरियल का क्या दिया जा रहा है ये जो है शेयर स्ट्रेंथ, यील्ड शेयर स्ट्रेंथ आपको वर्कपीस मटेरियल की दी गई है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि शेयर प्लेन के अलॉन्ग मटेरियल में शेयर डिफॉर्मेशन हो रहा है, शेयर फोर्स के थ्रू डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो जो एफएस की वैल्यू होगी वो मटेरियल की किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मटेरियल की जो शेयर स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो आपको मैंने ये रिलेशनशिप निकाला था और कैलकुलेट करके बताया था कि यहाँ पर जो अगर शेयर स्ट्रेंथ और शेयर फोर्स के बीच में आप रिलेशनशिप निकाल रहे हो, तो हमारे पास में क्या होता था, दैट इज टाउ इक्वल्स टू एफ एस अपॉन ए नॉट मल्टीप्लाई बाई साइन फाइव, ये होता था। ए नॉट यहाँ पे क्या होता था, ए नॉट क्या होता था, वर्क पीस का क्रॉस सेक्शन एरिया होता था। ठीक है, और चूंकि हमें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट वाला बिल्कुल नहीं चाहिए, 90 डिग्री एंगल वाला नहीं चाहिए, हमें तो शेयर प्लेन के अलॉन्ग चाहिए। तभी हम लोग यहाँ पे क्या करते थे, जो हमारे पास में सरफेस एरिया आता था, शेयर प्लेन का जो सरफेस एरिया आता था ए एस, दैट इज इक्वल टू क्या होता था, ए नॉट अपॉन साइन फाइव होता था, ए नॉट अपॉन साइन फाइव। इसको अगर मैं थोड़ा सा बना के आपको याद दिला दूं तो ये कुछ इस तरीके से होता था। जैसे हमारे पास में ये शेयर प्लेन है, इसी के अलॉन्ग हमारा क्या हो रहा है, मटेरियल का डिफॉर्मेशन हो रहा है। ये आपका चिप यहाँ से स्लाइड करता हुआ जाता था और ये हमारे पास में क्या होता था, टूल होता था। ठीक है, ये चिप होता था। तो जब आप इस वाले सरफेस का देखते थे एंगल, तो ये आपका शेयर प्लेन होता था। ठीक है, और यहाँ से ये आपकी क्या होती थी, अनकट चिप थिकनेस होती थी T1, और इनसाइड द बोर्ड इसकी क्या होती थी, विथ होती थी, दैट इज विथ ऑफ वर्कपीस या विथ ऑफ कट जिसे आप बोलते थे। तो वो इनसाइड द बोर्ड आएगी, उसकी वैल्यू कितनी होगी, बी होगी। तो अगर आप इसको वर्कपीस को ऐसे क्रॉस सेक्शन में आप कट करोगे तो वो वैल्यू हमारी क्या होगी, वो वैल्यू जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा वो ए नॉट होगा। तो ए नॉट इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास में, दैट इज अनकट चिप थिकनेस T1 मल्टीप्लाई बाई क्या होगा, बी होगा। ठीक है, ए नॉट की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास में क्या होगी, अनकट चिप थिकनेस मल्टीप्लाई बाई विथ ऑफ वर्कपीस, जो कि इनसाइड द बोर्ड आ रही है। बट हमको तो चाहिए इस सरफेस का, भाई शेयर प्लेन, शेयर फोर्स तो हमारा इस शेयर प्लेन पे लग रहा है ना, तो इस शेयर प्लेन का हमारा एरिया क्या होगा। तो ये शेयर प्लेन की लेंथ हम लोग क्या ले देते थे, कुछ एल ले लेते थे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो इस एल की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इस एल की वैल्यू क्या होगी, विथ तो आपकी बी ही रहेगी इनसाइड द बोर्ड, बट ये जो एल होगा, अगर इस एल की वैल्यू आप निकालोगे तो ये एल की वैल्यू क्या होगी, ये आपका 90 डिग्री का राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो अगर आप यहाँ से एल की वैल्यू को निकालें तो वैल्यू क्या होगी, दैट इज साइन फाइव इक्वल्स टू T1 अपॉन एल। तो एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दैट इज T1 अपॉन साइन फाइव। ठीक है, तो एरिया इस शेयर प्लेन का क्या होगा, ए एस इक्वल टू दैट इज एल मल्टीप्लाई बाई बी, यानी कि यहां से क्या हो गया, T1 अपॉन साइन फाइव, T1 अपॉन साइन फाइव मल्टीप्लाई बाई बी, और T1 मल्टीप्लाई बी आपका क्या था, दैट इज नथिंग बट ये क्या था, ए नॉट था। तो इसको आप क्या लिख देते थे, ए नॉट अपॉन साइन फाइव। ठीक है, तो चूंकि आपका ये जो ये शेयर फोर्स आ रहा है ये इसी शेयर प्लेन के अलॉन्ग आ रहा है, तो अगर आप टाउ की वैल्यू अगर आप निकालते थे तो टाउ की वैल्यू यहां से क्या होगी, दैट इज एफ एस अपॉन ए एस। ठीक है, तो एफ एस की वैल्यू तो यही रही, और ए एस की वैल्यू आपने यहां से निकाली, वो क्या रही, ए नॉट अपॉन साइन फाइव। तो उसी से ये रिलेशनशिप आया था। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, मैंने एक जल्दी से इसको जो है रिकॉल कर दिया है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं अभी। हमारे पास में ये रिलेशन है। ठीक, अब हम लोग इसकी वैल्यू को पुट करें, हमको तो चाहिए किसकी वैल्यू, यहाँ पर एफ एस की वैल्यू। ठीक है, तो एफ एस की वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालोगे, शेयर फोर्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे, तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, टाउ मल्टीप्लाई बाई ए नॉट अपॉन साइन फाइव, ये वैल्यू आएगी, टाउ मल्टीप्लाई बाई ए नॉट अपॉन
साइन 5। ठीक है, अब वैल्यू आप 1 बाई 1 पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यूज आपको गिवन है। ठीक है, टाउ बाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की कितनी दी गई है 285 शेयर स्ट्रेंथ अल्टीमेट में, और अल्टीमेट नहीं है यील्ड है। ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, ए नॉट इक्वल्स टू हमारे पास में क्या होगा, दैट इज अनकट चिप थिकनेस मल्टीप्लाई बाई विड्थ ऑफ वर्कपीस। तो यहां से ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, दैट इज इक्वल टू T1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो रहा है B। तो आपको T1 की वैल्यू पता है, यहां पर T1 हमें कितना दिया जा रहा है 0.51 मल्टीप्लाई बाई B की वैल्यू विथ ऑफ डेप्थ ऑफ कट का कितना दिया जा रहा है 3 अपॉन साइन 5 की वैल्यू आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, कितनी आई थी 20.15। ठीक है, तो इससे आप किसकी वैल्यू निकाल लोगे, आप इससे एफएस की वैल्यू निकाल लोगे, शेयर फोर्स की वैल्यू निकाल लोगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो शेयर फोर्स की वैल्यू हमारे पास में आएगी, दैट इज इक्वल टू 1265.82 1265.82। इसको कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अपने आप लोग जब सॉल्व कीजिएगा तो खुद कीजिएगा सेल्फ कैलकुलेटर से, तो ये आएगा। ठीक है, तो शेयर फोर्स की वैल्यू हमारी आ रही है 1265.82 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया, तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया, एफएस वाला भी हो गया। ठीक, इसके बाद हम लोग को वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू निकालनी है कटिंग फोर्स की। ठीक है, क्योंकि भाई एफएस की वैल्यू तो हमारी आ गई। ठीक है, अब हमें किसकी निकालनी है, एफसी और एफटी की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा, मर्चेंट सर्किल रिलेशनशिप से हमें पता है कि शेयर फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, कटिंग फोर्स के साथ में रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी रिलेशनशिप का हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, ये वैल्यूज मैं नोट कर देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ। तो फाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। फाई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली है 20.15 डिग्री। ठीक है, और ये वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली एफएस की वैल्यू। एफएस की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा के। तो एफएस की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 1265.82 न्यूटन। ठीक है, तो इसके आगे करते हैं हम लोग सॉल्व। अब हमको निकालनी है एफसी की वैल्यू। तो हमको एफसी और एफएस के बीच में, यानी कटिंग फोर्स और शेयर फोर्स के बीच में रिलेशनशिप पता है। हमारे पास में क्या रिलेट करेंगे, अगर इसको रिलेट करेंगे तो हमारे पास में रिलेशनशिप है, दैट इज एफसी इक्वल्स टू एफएस अपॉन कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा, कॉस 5 प्लस बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा माइनस अल्फा, मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं। हम लोगों ने बीटा की वैल्यू भी निकाली थी, बीटा की वैल्यू मैंने नोट डाउन नहीं की, वो आई थी 33.02 आई थी, उसको मैंने मिटा दिया 33.02। जो हमने अभी फिक्शन कोफिशिएंट के साथ में tan इनवर्स से वैल्यू कैलकुलेट की थी, वो बीटा की वैल्यू थी। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से कटिंग फोर्स इक्वल टू क्या होगा, एफ सी इक्वल टू एफ एस की वैल्यू हमको पता है, दैट इज 1265.82 अपॉन कॉस फाई की वैल्यू हमारे पास में कितनी थी, फाई की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी 20.15 प्लस बीटा 33.02 माइनस अल्फ़ा की वैल्यू 10 है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा की वैल्यू कितनी थी 33.02। ठीक है, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में 10। ठीक है, आपको ये जब जितनी बार आप एक्सप्रेशन को यूज़ करोगे तो आपको ये फॉर्मूले भी जो है वो याद हो जाएंगे, और अगर नहीं भी याद हो पा रहे तो आप इस वाले फिगर को आप ध्यान रखिए। तो इस वाले फिगर से आप सारे फॉर्मूले को निकाल सकते हैं, पर कोशिश ही कीजिए कि इतने नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि आपके फॉर्मूले ये लर्न हो जाएं, क्योंकि अगर एमसीक्यू कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको टाइम ना वेस्ट करना पड़े इस रिलेशनशिप से ड्राइव करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे
तो एफ सी की वैल्यू हमारे पास में जो आ रही है वो आ रही है 1597.39 न्यूटन, 1597.39 न्यूटन, ठीक है, 39 न्यूटन। ये हमारे पास में क्या हो गया, एफ सी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो इसको अब हमसे क्या पूछा गया है, इसके अलावा एफ सी के अलावा हमसे एफ टी की वैल्यू भी पूछी गई है। तो जिस तरह से आपने एफ सी को रिलेट किया वैसे ही आप एफ टी को भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम अगर इसको एफ टी को रिप्लेस करें तो आपको पता है ये वाला एक्सप्रेशन देखो, ये वाला ट्रायंगल, यहाँ पे देखिए ये एफ सी है और ये वाला फोर्स एफ टी है और एंगल कितना है, बीटा माइनस अल्फा है। तो अगर आप इस वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हो, ये राइट एंगल ट्रायंगल था, ये मैं बता चुका हूँ, और ये आर डिजर्टन है। तो ये बीच वाले ट्रायंगल को अगर आप कंसीडर करते हो तो यहाँ से क्या था एक्सप्रेशन, tan बीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा हमारे पास, एफ टी अपॉन एफ सी होगा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर लो आप, आपको किसकी वैल्यू चाहिए, एफ टी की वैल्यू चाहिए, तो एफ टी इक्वल्स टू क्या होगा, एफ सी tan बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। एफ सी की वैल्यू हमको पता है, एफ सी की वैल्यू हम लोगों ने कितनी कैलकुलेट की थी, 1597.39 और सॉरी tan बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 33.02, अल्फा की वैल्यू 10। तो ये हमारे पास में रिलेशनशिप आ रही है। इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में एफ टी की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ रही है 678.71 न्यूटन, 678.71 न्यूटन। ये हमारे पास में क्या आ गया, थर्स्ट फोर्स आ गया, एफ टी का वैल्यू जो है हमारे पास में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हमारे पास में देखिए एफ सी भी आ गया, एफ टी भी आ गया, एफ एस की वैल्यू भी हम निकाल चुके हैं। बस एक बचा नॉर्मल फोर्स ऑफ फिक्शन फोर्स। फिक्शन फोर्स के जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है, मतलब कौन वाला है, ये वाले, इस वाले ट्रायंगल में जो ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये वाला जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो हमारे पास में इसके लिए भी रिलेशनशिप है, फिर से आप मर्चेंट सर्किल वाले रिलेशनशिप को लगा दीजिए। एफ सी और जो फिक्शन फोर्स के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है, या फिक्शन फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो वाला रिलेशनशिप लगा दीजिए, ठीक है। तो उससे ये वैल्यू आ जाएगी। तो उस वाले रिलेशनशिप को मैं लगा देता हूँ, थोड़ा सा इसको मिटा के, ठीक है। तो लास्ट पार्ट के लिए जिसमें हमें एन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो वो रिलेशनशिप हम लगा देते हैं। ये नॉर्मल फोर्स है ऑफ फिक्शन फोर्स है ना, ये वाला फोर्स है, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसको अगर हम कटिंग फोर्स के साथ में रिलेट करते हैं तो रिलेशनशिप क्या है, एफ सी अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा, एफ सी अपॉन कॉस बीटा माइनस अल्फा मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा, मल्टीप्लाई बाई कॉस बीटा। देखिए आपको केवल क्या करना है, इस ट्रायंगल से आप रिलेशन सारे रख लो, ठीक है, उन्हीं को आपस में क्या करते रहो, रिलेट करते रहो, ठीक है। अलग अलग लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप बस वो जो रेशियो थे R इक्वल्स टू मैंने निकाल के दिखाए थे आपको, बस वही आप याद रखिए, ठीक है। तो यहां से एफ सी की वैल्यू हमको पहले से हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 1597.39, 1597.39 अपॉन कॉस 33.02 डिग्री माइनस 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाई कॉस 33.02 डिग्री, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है 1455.26 आ रही है, 1455.6 न्यूटन। इट इज़ द फोर्स ऑफ परपेंडिकुलर इन डायरेक्शन ऑफ फिक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 1455.26 है, 26, ठीक, ये हो गया। इससे कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास में कुछ क्वेश्चन हो गए जिसको हमने आज की क्लास में देखा। ये हमारे मर्चेंट सर्किल पर बेस्ड थे, ठीक है, और जो है हमारे टेलर्स टू लाइफ इक्वेशन पर बेस्ड थे। तो इसी टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं, बस आपको एक्सप्रेशन याद हो तो बड़ी आसानी के साथ में जो मेटल कटिंग के प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा सरफेस रफनेस को मेजरमेंट करने के लिए मैंने एक्सप्रेशन आपको बताए थे, आर टी इक्वल्स टू एफ स्क्वायर अपॉन 8R,
वो भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, या 10 के साथ में जो हमने सरफेस रफनेस का रिलेशनशिप आपको बताया था उससे भी बेस प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो पुट एंड गेट के प्रॉब्लम होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो होप सो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब मोर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को आप और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।